बात करते हैं निगरान हुकूमत के क्रैक डाउन की, जिसके बाद डॉलर की जो ऊंची उड़ान है वो कुछ हद तक खत्म हो गई है। ऐसा लगता है कि ग्राउंड की जाने वापस आ रहा है। डॉलर अपनी उड़ान भूल गया है, रुपया अपनी कदर बेहतर बना रहा है। इस वक्त डॉलर के इंटर बैंक रेट की अगर बात करें 286 रुपए से भी नीचे आ चुका है इंटर बैंक रेट, जबकि ओपन मार्केट रेट घटकर 286 रुपीज की सतह पर इस वक्त मौजूद है। पाकिस्तान IMF की शराइत पर तेजी से अमल कर रहा है, जिसके मुताबिक जो इंटर बैंक और ओपन मार्केट के दरमियान फर्क है ये कम हो रहा है और खदशा ये जाहिर किया जा रहा है कि पाकिस्तान IMF की बुनियादी शर्त में एक प्राइमरी बजट सरप्लस की शर्त पूरी करने से शायद कासिर रहेगा। जुलाई में पाकिस्तान और IMF के दरमियान 9 माह पर मबनी, आपको याद है, एक कॉन्ट्रैक्ट हुआ था। 3 अरब डॉलर का ये मुआहिदा था जो तय पाया था, और इसकी पहली किस्त पाकिस्तान को मौसूल हो गई थी। और अब IMF का जो जायजा मिशन है वो रवां माह के तीसरे हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा, जो मुतवक्के है, और इसमें जुलाई से सितंबर तक पाकिस्तान की जो मईशत इसका जायजा लिया जाएगा और इक़्तिसादी जायजे की कामयाबी पर 70 करोड़ डॉलर की जो अगली किस्त है वो हमें मिलेगी। लेकिन देखते हैं कि किस हद तक ये मामला कामयाबी की जानिब बढ़ता है। पाकिस्तान ने IMF की शराइत पर कितना अमल किया है? नवंबर में IMF से ग्रीन सिग्नल मिलना मुश्किल तो नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने मुश्किल फैसले तो बहरहाल बहुत सारे किए हैं और हुकूमत कर भी रही है। क्या IMF हुकूमती इकदाम से मुतमईन हो पाएगा? दूसरी जानिब आलमी बैंक ने पाकिस्तान रेवेन्यूज प्रोग्राम के तहत FPR को जो जायदाद की खरीदो फरोख्त है उस पर टैक्स के लिए नया जो कह ले एक क्या वैल्यूएशन टेबल जो है उसको मुतारिफ करवाया है, और टैक्स दहिंदगान की जो तादाद है उसको बढ़ाने का, ऑडिट का मयार बेहतर बनाने और रियल टाइम जो डेटा शेयरिंग है उसके लिए पॉइंट ऑफ सेल मॉनिटरिंग सिस्टम मुतारिफ करवाने समेत दीगर अहम मुतालबात भी कर दिए हैं। ज़राए ने यह भी कहा है कि जी आलमी बैंक का पाकिस्तान रेवेन्यू जो रिजर्व प्रोग्राम है उसमें दिसंबर 2024 में मुकम्मल होने जा रहा है। बिल्कुल, ये जो रेवेन्यू रेजिस प्रोग्राम है इसको लेकर पाकिस्तान ने अपने कुछ ऐसे इक़दाम करने हैं जिससे रेवेन्यूज के अंदर बेहतरी आए। इसी के तहत अगली किस्त पाकिस्तान को मिलेगी। जो आलमी बैंक का जायजा मिशन है उसने फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू हुकाम से मुतालबा किया है कि टैक्स नेट का दायरा कार बढ़ाया जाए, लोगों को टैक्स नेट में लाया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, और जो इकोनॉमी है उसे डॉक्यूमेंटेड किया जाए। इसके अलावा जो रियल स्टेट सेक्टर है, हम इफ़ यू रिमेंबर 2 दिन पहले डॉक्टर खाकान के साथ यही डिस्कस कर रहे थे कि 3 सेक्टर्स हैं जिनको हमने बहरहाल टैक्स नेट के अंदर न सिर्फ लाना है बल्कि उनको डॉक्यूमेंट भी करना है, इंक्लूडिंग रियल स्टेट, इंक्लूडिंग एग्रीकल्चर, इंक्लूडिंग जो हमारा रिटेल सेक्टर है, करियाना वगैरह का जो सेक्टर है, वो लोग भी बहुत कम टैक्स देते हैं, तो इनको भी लेके आना, इसमें शामिल करना बहुत ज़रूरी है। FPR कह रहा है जी कि हम डायरेक्ट इस हवाले से एक टेबल मुतारिफ कराएंगे। एक रिपोर्ट ये कहती है कि पाकिस्तान आलमी बैंक से कर्ज लेने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। दिस इज सो अनफॉर्चुनेट। मुझे ऐसी खबरें जब भी पढ़ता हूँ दिल बैठ सा जाता है कि हम इस मुल्क को कहाँ पे ले आए हैं, चूंकि रिसोर्सेज हमारे पास नहीं है टू रिकवर फ्रॉम दिस सिचुएशन। इसी पे हमने बात करनी है। हमारे साथ डॉक्टर अयूब मेहर मौजूद हैं, इकोनॉमी को बहुत अच्छा समझते हैं, उनसे जरा एक्सपर्ट ओपिनियन अरमला इस हवाले से। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये हम निगरान हुकूमत का जो क्रैकडाउन है इसके हवाले से बात कर रहे थे और इसके समरात आना शुरू हुए हैं। जो रुपया है उसकी कदर में बहाली भी हमें नजर आ रही है और साथ साथ डॉलर भी कुछ बैलेंस होता नजर आ रहा है। आपको लगता है इस क्रैकडाउन के जो लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है वो आएगा? नहीं, लेकिन लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट तो नहीं हम कह सकते। इससे एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट जरूर आता है, क्योंकि ये एक जिस चीज को कवर करता है ये क्रैकडाउन, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से बेसिकली इसमें जिन लोगों ने डॉलर्स को स्टोर किया हुआ था, जिन्होंने इसका जखीरा किया हुआ था, जिसकी वजह से मार्केट में जो डॉलर की डिमांड एंड सप्लाई है वो इफेक्ट हो रही थी और उसकी डॉलर की वैल्यू बढ़ रही थी इन टर्म ऑफ पाकिस्तानी रुपी, वो शॉर्ट टर्म में इमीडिएटली उस पर फर्क पड़ा है, हमने देखा है, वो ऑब्जर्व किया है। लेकिन इसमें देखिए 2 इसके बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट हैं। पहली चीज ये है कि लोगों ने जो स्टोर किया हुआ था, जो लोगों ने रखा था, बेसिकली उसको रिकवर तो कर लेंगे इन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर से किसी हद तक, लेकिन उसकी असल में उसके रीजंस को हमें आइडेंटिफाई करना होगा। ठीक है, कि उन्होंने स्टोर क्यों किया हुआ था। क्या खदशात थे उनको कि पाकिस्तानी रुपी पे उनको एतबार नहीं रहा था? क्या बैंकिंग सिस्टम हमारा कमजोर हो गया है? क्या ऐसा था कि लोग सेविंग के लिए डॉलर्स अपने घरों में रख रहे थे और उनको खतरा था, रिस्क था कि वो बिजनेस में नहीं लगा पा रहे हैं? मेरे ख्याल में तो ये तीनों ही फैक्टर थे डॉक्टर साहब। तीनों फैक्टर्स हैं, ये शॉर्ट टर्म फैक्टर हैं, वो उन फैक्टर्स को एड्रेस करना होगा। बाकी लॉन्ग टर्म मैं इमरान साहब आपसे पहले भी बहुत दफा डिस्कस कर चुके हैं कि लॉन्ग टर्म में हमें अपने इकोनॉमिक जो फंडामेंटल है, एक्सपोर्ट को बढ़ाना, FDI को लाना,
लॉन्ग टर्म में तो स्टेबिलिटी को वो उस तरफ हमें जाना ही होगा। शॉर्ट टर्म में जरूर फर्क पड़ा है, लेकिन शॉर्ट टर्म के फर्क का एक नेगेटिव एस्पेक्ट ये होता है कि जो सडनली अप एंड डाउन होता है ना, चाहे वो करेंसी की वैल्यू हो या शेयर की प्राइस हो या कमोडिटीज की प्राइस हो इवन, या रियल एस्टेट की प्राइस हो, ये जो शॉर्ट टर्म अप एंड डाउन होता है इसको हम कहते हैं ये जीरो सम गेम होता है। जीरो सम गेम का मतलब इससे इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं होता, इसमें कुछ कीमत बढ़ रही हो या कम हो रही है। क्रिटिकल क्वेश्चन है डॉक्टर साहब, ये जो शॉर्ट टर्म मेजर्स भी हैं, कुछ ना कुछ इससे हमारे रुपए को ऑक्सीजन मिली है, और खास तौर पे ये जो इंटर बैंक का और रेगुलर मार्केट का रेट है इसके अंदर फर्क कम हुआ है, जिससे आई बिलीव जो लीगल चैनल्स हैं उसके जरिए अगर पैसा ज्यादा आना शुरू होगा तो उससे हमारे जो रिमिटेंसेस के नंबर्स हैं वो बेहतर हो जाएंगे। उम्मीद की जा सकती है कि उसमें कुछ ना कुछ फर्क जरूर पड़ेगा, लेकिन ये जितने भी इनिशियली स्टेप्स लिए गए हैं इसके पीछे बहुत बड़ा किरदार हमारी मिलिट्री लीडरशिप का है। वी मस्ट से दैट जिस तरह के इकदाम उन्होंने किए हैं इसको रेगुलराइज करने के लिए, दर हकीकत तो ये जो इकदाम हैं ये लॉन्ग टर्म चाहिए होते हैं, और जो हुकूमतें होती हैं उनकी तरफ से होते हैं तो ज्यादा रिलायबिलिटी फैक्टर उसके अंदर ज्यादा होता है, और जो इन्वेस्टर होता है वो उसको रीड कर रहा होता है। आपके ख्याल में ये इस शॉर्ट टर्म ये जो बेनिफिट्स हो रहे हैं इकोनॉमी को, ये लॉन्ग टर्म चल पाएंगे इसी तर्ज के ऊपर, या कहीं पे वो शिफ्ट करना होगा जिसकी वजह से एतमाद भी आएगा, अदरवाइज शायद एतमाद ना आ पाए और ये शॉर्ट टर्म ही रह जाए और दोबारा से जैसे पहले भी हुआ था कि डॉलर नीचे आया था और फिर ऊपर चला गया था? देखिए, वही मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि इसमें ये एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स लिए गए हैं, पॉलिसी मेजर नहीं है। इकोनॉमिक पॉलिसी से कंट्रोल होके डॉलर की वैल्यू इकोनॉमिक पॉलिसी से नीचे नहीं आई। आपने खुद इंडिकेट किया है कि इसमें हमारे मिलिट्री लीडरशिप ने रोल प्ले किया है, वो यकीनन वो एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर ही तो है। डॉलर की स्मगलिंग रोक दिया, अगर अफगान पाउडर से स्मगलिंग हो रही थी, कहीं स्टोर किए हुए थे, जखीरा किए हुए थे, उसको बरामद कर लिए गए हैं। उससे डिमांड एंड सप्लाई में शॉर्ट टर्म में एक फर्क पड़ा है, लेकिन उसमें उस फर्क में ये होता है कि अगर डाउन होने लगे फिर अप होने लगे तो इससे जो जीरो सम गेम से मेरा मतलब था कि इसमें जो सट्टेबाज होते हैं, जो इकोनॉमी से खेल रहे होते हैं, उनके दरमियान एक गेम हो जाती है। उसमें जितना किसी शख्स को शॉर्ट टर्म में लॉस होता है उतना ही उसके एक बार किसी को प्रॉफिट हो रहा होता है, एक का प्रॉफिट दूसरे का नुकसान होता है, इकोनॉमी को बेनिफिट नहीं होता, स्पेकुलेशन एलिमेंट बढ़ जाता है। अच्छा, जहां हम इतनी नेगेटिव चीजों के बारे में ऑब्वियसली हैं, वो एग्जिस्ट करती हैं तो हम बात करते हैं, वहीं पे मैं डॉक्टर उमर सैफ को ट्विटर पे फॉलो करता हूं, जो हमारे आईटी मिनिस्टर हैं, वो कुछ अच्छी पॉजिटिव खबरें देते रहते हैं, जिसमें एक खबर उन्होंने दी कि हम एफबीआर को पूरा डिजिटलाइज कर रहे हैं। और एक अक्सर गिला, आपको याद होगा हमने टैक्सेस पे बड़े शोज किए हैं डॉक्टर साहब, हम अक्सर ये बात करते थे कि जब टैक्स की हम जैसे बंदे को उस फॉर्म की समझ नहीं आती, एप्लीकेशन की समझ नहीं आती, तो आम आदमी क्या समझेगा। तो वो कह रही है कि हम डिजिटल पाकिस्तान की जाने बढ़ रहे हैं। डॉक्टर उमर कैन डू इट बिकॉज उनका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा अच्छा है इस हवाले से। आप इस डेवलपमेंट को कैसे देखते हैं? ये डिजिटलाइजेशन की जानिब हमारा सफर कितना इंपॉर्टेंट है पाकिस्तान की तरक्की के लिए? पॉजिटिव डेवलपमेंट है इसमें, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस है 10 साल से कोशिश हो रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुछ ना कुछ फैक्टर्स हैं, कुछ लोग हैं या कुछ लोगों के वेस्टेड इंटरेस्ट हैं कि डिजिटलाइजेशन शुरू होती रही और होने के बाद किसी न किसी स्टेप पे आके वो रिवर्स कर जाती है या उसमें स्टक हो जाती है। वो डिजिटलाइजेशन से बहुत सिंपल हो जाता, सिंपल भी हो जाएगा, इफेक्टिव भी होगा, एफिशिएंसी भी आएगी। और दूसरा एक और चीज देखेंगे, डिजिटलाइजेशन का एक बहुत बड़ा बेनिफिट जो हम अक्सर बात करते थे, और अब वर्ल्ड बैंक ने भी कह दिया, IMF ने भी वो कह दिया, जो हम अक्सर बात करते थे कि डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ हमें आना होगा इनडायरेक्ट टैक्सेस से। डिजिटलाइजेशन डायरेक्ट टैक्सेस की तरफ आने के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकती है। ठीक बिल्कुल, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड अवेलेबल होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी आपने IMF की बात की और अभी 3 अक्टूबर के तीसरे हफ्ते IMF का जो मिशन है उसने पाकिस्तान का दौरा मुतवक्के है। अभी हम बात भी कर रहे थे कि IMF की शराइत को लेके पाकिस्तान काफी हद तक कोशिश कर रहा है कि उस पर अमल किया जाए ताकि आइंदा आने वाली जो किस्त है उसके जारी होने में कोई मुश्किलात ना सामना करना पड़े। आपको लगता है कि ये जो अभी मिशन आने वाला है पाकिस्तान और जो चैलेंजेस ऑलरेडी हैं हमने उनको ओवरकम करने की कोशिश की है और इसमें कोई हर्डल्स नहीं आएंगी फर्दर? देखिए, पाकिस्तान ने कोशिश की है, उनकी तमाम कंडीशन शराइत पूरी कर दी है, लेकिन एक चीज बिल्कुल वो एक अलार्मिंग सिचुएशन है, वो ये कि जब हम बात करते हैं कि IMF भी ये कहता रहा, वर्ल्ड बैंक भी यही कहता है, और ये एक बहुत कॉमन सेंस की बात है कि जो हमारा प्राइमरी बजट है, प्राइमरी डेफिसिट है, वो डेफिसिट नहीं होना चाहिए, प्राइमरी कम से कम सरप्लस होना चाहिए। इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दूं कि हम जो अक्सर एक चीज मीडिया में भी सुनते हैं और अक्सर कहा जाता है कि पाकिस्तान की टैक्स कलेक्शन तो होती है, लेकिन हमारा 60-70% जो है वो कर्जों की वापसी और उनके इंटरेस्ट में चला जाता है। प्राइमरी डेफिसिट का मतलब है कि उसको फिलहाल इग्नोर कर दें। अगर उसको इग्नोर कर दें
तो जो रेवेन्यू हम कलेक्ट करते हैं, अगर टैक्स को हटा करके जो बाकी खर्चे हैं वो उसमें से पूरे कर लें तो वो सरप्लस होना चाहिए। ओके। लेकिन अगर वो भी सरप्लस नहीं है तो इसका मतलब ये है कि हमें कर्जों की वापसी या कर्जों के इंटरेस्ट की तो बात ही नहीं है, वो तो हमें मजीद लेने पड़ जाएंगे क्योंकि हम प्राइमरी अपनी रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाएंगे जी, तो भी हम अपने खर्चे पूरे नहीं कर पा रहे। ये अलार्मिंग सिचुएशन है और इसमें रेवेन्यू की शॉर्टफॉल की बात नहीं है, रेवेन्यू की कमी की नहीं। मेरा ख्याल है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर इतने ज्यादा हैं तो वो एक्सपेंडिचर रीजनेबल नहीं है। और मैं तो बिल्कुल ये मुझे कहने में कोई शक ही नहीं है एक तालिब इल्म इकोनॉमी का होने की हैसियत से कि हम मुसलसल पिछले 6-8 साल से डॉक्टर साहब यही बातें कर रहे हैं। इसमें कुछ डिफरेंट नहीं है क्योंकि इकोनॉमी उन्हीं 3-4 चीजों के आसपास घूमती है, लेकिन हम वो मेजर्स ले ही नहीं पा रहे कि हम इसकी डायरेक्शन ठीक करें। आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया।